पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि अपोजिशन जमातें, तकरीबन 11 अपोजिशन जमातें, इनका एजेंडा क्या होगा। क्या कोई एजेंडा इस हवाले से क्लियर है या अपोजिशन खुद भी इस हवाले से डिवाइडेड है। प्रोग्राम में नाज़रीन कुछ बात करेंगे। मुराद सईद साहब ने पार्लियामान में दस्तावेज़ात जमा करवाए स्पीकर साहब को और कुछ स्पेसिफिक किस्म के इल्ज़ामात लगाए। उसकी हकीकत क्या है, उस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का मौक़िफ़ भी लेंगे। और एक एफिड्रीन केस था, एफिड्रीन केस में हनीफ अब्बासी साहब को सज़ा हुई, लेकिन बाकी मुल्ज़िमान का क्या हुआ इस मुकदमे में? क्या उनमें से कोई हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है? इस सवाल का जवाब भी मालूम करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर सहाफ़ी है, तजियाकार है। के साथ हमें ज्वाइन करें राना सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ है। और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगी एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन डॉक्टर फिरदौस आशिक अहमद साहिबा। अब सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुई कि अपोजिशन चाह क्या रही है। जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मकासद कुछ और है। नून लीग अभी तक वाज़ेह नहीं हो रहा कि शहबाज शरीफ साहब किस लाइन पे जा रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा किस साइड पे जा रही है। तो राना सनाउल्लाह साहब, ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का? इससे आप अचीव क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव जो है वो बड़ा सीधा और बड़ा मुख्तसर है कि ये जाली मैंडेट की हामिल और ये एक नाहल टोला जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है और जिसने अपनी इंतकामी सियासत और अपनी ज़िद रौनियत की बिना पे ऐसी पॉलिसियाँ अपनाई हैं कि पिछले 10-11 माह में उन्होंने इस मुल्क की मौशियत का, इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। और हर तरह से जो है वो मुल्क, इनका जो इकनॉमिक सर्वे जो है वो जो शाया हुआ, जो कि ख़ुद इनका अपना डॉक्यूमेंट है, वो बताता है कि हर मामले में जो है ये पीछे गए हैं और नेगेटिव जो है वो ग्रोथ है। तो इस नाअहल टोले से इस मुल्क की जो है वो जान छुड़ानी चाहिए और इस मुल्क में जो है वो दोबारा से फ्री फेयर इलेक्शन हो और जो एक विल ऑफ द पीपल है, जो लोग चाहते हैं उसके मुताबिक जो है वो पार्लियामेंट में लोग आएँ और वो पार्लियामेंट जो है वो इस अपना मुल्क के लिए जो है आगे हुकूमत का जो है वो चुनाव करे। यानी इलेक्शंस की डिमांड आपकी तरफ से आएगी। आशिक अहमद साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शंस की डिमांड मोस्ट लाइकली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। तो हुकूमत इसको कैसे देखती है? ये डिमांड एक्सेप्टेबल होगी आपकी हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं राना साहब का जो अपनी ज़ात पे अदम एतमाद है, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो कह रहे हैं कि फरमा रहे हैं, बल्कि क्योंकि आजकल वो फरमान जारी कर रहे हैं, तो वो फरमाते हुए ये कह रहे हैं कि लोगों ने नए इलेक्शन हो ताकि अवाम के हकीकी नुमाइंदे आएँ। इसका मतलब है कि राना साहब जिस इलेक्शन को जीत के आए हैं वो अवाम की हकीकी आवाज़ नहीं है और राना साहब उस इलेक्शन पे ख़ुद सवालिया निशान और अपने इलेक्शन पे, क्योंकि इस वक्त वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और पार्लियामेंटेरियन को अवाम की आवाज़ राना साहब को उस वक्त सुनाई दी है जब वो हार गए इलेक्शन और जहाँ जहाँ उनकी जमात जीती वहाँ पे इलेक्शन हुआ और जहाँ जहाँ उनकी जमात हार गई वहाँ पे सिलेक्शन हुई। तो ये एक अजब इत्तेफाक और गज़ब कहानी का सिलसिला है कि जिसमें राना साहब जिस तरफ मुल्क को लेके जाना चाहते हैं वो इस सोच की तरफ अक्कासी करता है कि अगर हम हैं वो दो ख़ानदान जो 70 साल से नस्ल दर नस्ल इस मुल्क पे हुक्मरानी करने का एजाज़ रखते हैं, अगर वो नहीं है तो यहाँ पार्लियामेंट नहीं होनी चाहिए। अगर वो दोनों ख़ानदानों में से कोई वज़ीर आज़म नहीं है तो यहाँ पे किसी और को हुकूमत करने का हक नहीं होना चाहिए। और अगर किसी और को वज़ीर आज़म चुनता है तो इसका मतलब है कि वो राना साहब की सोच की नफी करता है, क्योंकि वो
हर चीज अशरफ अपनी शरीफ मर्जी ये के ताबे जो करना चाहते हैं। इन्होंने खुद ही मेरे अल्फाज को जो है वो मानी पहना दिए, उसके बारे में मैं थोड़ी सी वजाहत चाहता हूँ जी। और वो ये है कि ये जो इलेक्शन हुआ है 2018 में, ये बच्चे बच्चे को पता है कि ये इलेक्शन जो है ये किस तरह से हुआ, और तकरीबन 80 के करीब जो है वो इस पार्लियामेंट में ऐसे लोग आगे बैठे हैं जिनको आवाम ने नहीं जितवाया, जिनको आवाम ने मैंडेट नहीं दिया, वो घुस बैठी हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर घुस बैठी हैं वो। और ये इलेक्शन फ्री नहीं था, फेयर नहीं था, और इस इलेक्शन में जो हुआ वो इसके तो बावजूद राणा साहब जीत गए जी, कि ये इलेक्शन जो है ये रिग्ड इलेक्शन थे और अपोजिशन का पहले दिन से ये मुतालबा कह रही है कि अगर रिग्ड इलेक्शन था तो आप भी तो जीते हो, और हुकूमत ने बाकायदा जो है वो एक कमेटी बनाई, लेकिन बाद में उस कमेटी को डिसफंक्शनल कर दिया इन्होंने। राइट, ये बात आ गई। मालिक साहब, आपने हुकूमती मौक़िफ़ भी सुना, अपोजिशन का मौक़िफ़ भी, कोई क्लैरिटी आपको नजर आ रही है या दोनों तरफ एक कंफ्यूजन है कि इस मसले को? टिपिकल पॉलिटिकल रेटरिक ही है सारी। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, अगर इलेक्शन का फेयर एंड फ्री असल इशू था तो मेरा ख्याल था कि अब तक बहुत सारी इलेक्शन पिटिशंस होनी चाहिए थी जो इनको परस्यू करनी चाहिए थी, वो हमने नहीं देखा। जिस तरह इनकी पार्टी जब थी, इमरान खान का इशू बनाया उन्होंने, वो 4 हलकों से शुरू हुए, उसी में बात की, पूरी स्ट्राइक कर दी, धरना कर दिया, लेकिन एक वन सिंगल पॉइंटेड एजेंडा आ रहा था। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन था तो साल बाद मुझे थोड़ा सा आई हैव माई डाउट्स अबाउट दैट कि वो असल इशू है कि नहीं। मुझे जो मैं आज आप ही के चैनल पे 8 बजे प्रोग्राम चल रहा था काशिफ का, उसमें कमर ज़मान साहब, कायरा साहब आए हुए थे, मैं उनकी बात सुन रहा था, उनसे भी सवाल किया कि कल होना क्या, तो उनका जो मुझे उनकी समझ आई वो कुछ इस तरह की बात कर रहे थे, कहते कि हमने ये इमरान खान जो से हैं किसी से बात नहीं कर रहा है, पार्टी जो सी है बिल्कुल एग्रेशन पे चली गई भी है, हम चाहते हैं कि एक माहौल बदले, हम पहले प्रेशर डालेंगे, रवैये बदलें, अगर उसके बाद XYZ हुआ तो फिर हम एक्सट्रीम एक्शन पे जाएंगे। मुझे लग रहा है कि ये जो प्लान्ड APC है ये एक रिएक्टिव मोड में है। रिएक्टिव मोड का मसला ये होता है, अगर मेरा इनके साथ कोई डॉक्टर साहब से झगड़ा चल रहा है और मैंने एक स्टार ले लिया, अगर इन्होंने अपना स्टार्स बदल लिया तो मेरा तो ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो जाएगा। सवाल ये है कि प्रोएक्टिव एजेंडा क्या है। अगर तो आप APC पे जा रहे हैं और अभी आप ये कह रहे हैं कि हमारा एजेंडा नहीं है, हम देखेंगे, तो इसका मतलब है ये रिएक्टिव मोड है। रिएक्टिव मोड में फिर TOR जो सी है वो गवर्नमेंट का रवैया और गवर्नमेंट के फ्यूचर एक्शंस डिसाइड कर देंगे, फिर आपसे तो नहीं होगा। और जो प्राइवेटली हम बातें सुनते हैं वो सारे कहते हैं सितंबर तक तो कुछ नहीं होना, ना मौसम है, ना सड़क उतनी गर्म है कि एक बजट के असरात आएंगे जुलाई अगस्त में, इन्फ्लेशन वगैरह का बहुत रिएक्शन आ रहा है, बहुत सी अनरेस्ट है, तो वो सितंबर में देखेंगे। मेरा ख्याल है कि ये एक यानी कि तारीख पे तारीख और आई फील कि एक हाई प्रोफाइल नॉन इवेंट होगा इस स्टेज पे। राइट। और नाज़रीन, जैसा कि हमने जिक्र किया कि एहतसाब का एक चल भी रहा है और इस एहतसाब पे अपोजिशन के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी। अपोजिशन कहती है कि सिर्फ अपोजिशन जमातों का एहतसाब हो रहा है, लेकिन जब हम मामलात को देखते हैं और चीज़ें देखते हैं तो कुछ मामलात ऐसे भी आते हैं। लेकिन आज कुछ रिलीफ भी मिला और डॉक्टर बाबर अवान साहब नंदीपुर के केस में उनको बरी कर दिया गया अदालत की तरफ से। शर्जील मेमन साहब को काफ़ी अरसे के बाद ज़मानत मिली। लेकिन एक और केस है एफिडेविट का जो 2011 में शुरू हुआ था। इस केस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर हनीफ अब्बासी को सज़ा हुई, लेकिन क्या इसमें और मुल्ज़िमान भी थे? वो कौन थे और उनका क्या हुआ? आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। साल 2011 में एफिड्रीन स्कैंडल पहली बार मंजर आम पर आया, जिस पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने तहकीकात शुरू की। केस बहुत सीधा सा था कि 99 फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से 23 को एफिड्रीन का कोटा अलॉट किया गया और बाद में इसका इस्तेमाल भी जायज नहीं हुआ। इल्जाम यह भी था कि यह कोटा बाद में स्मगलरों को फरोख्त कर दिया गया, जिसको मंशियात साजी के लिए इस्तेमाल किया गया। इस ज़िमन में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने 10 अक्टूबर 2011 को पहली FIR डनास फार्मा के खिलाफ दर्ज की। इस FIR में दर्ज है कि डनास फार्मा के मालिक ने अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए जायद कोटा हासिल किया। इसी FIR में बर्लेक्स फार्मा का भी जिक्र है और हजारों किलोग्राम एफिड्रीन हासिल करने का इल्जाम है। इस तरह की 8 मजीद FIRs बाद में जुलाई 2012 में दर्ज की गई, जिसमें ग्लोबल, रेमंड, न्यूट्रो, जिनॉप, सिंटेक्स, ग्रेज,
और फ्रेंड्स फार्मास्यूटिकल कंपनियां शामिल हैं। तमाम की तमाम FIRs का मतन तकरीबन एक ही जैसा है और इल्ज़ाम भी एक ही है, यानी 9 कंपनियों पर एक ही जैसे इल्ज़ामात पर एक ही जैसी FIR। इस सारे स्कैंडल में बहुत सारे किरदार शामिल हैं, मगर हैरानकुन तौर पर सजा सिर्फ और सिर्फ एक हनीफ अब्बासी को ही दी गई। हत्ता के तकरीबन 2500 किलोग्राम एफेड्रीन के इंपोर्ट के कोटे को लोकल में तब्दील करने के इल्जाम में जेल में कैद साबिक DG हेल्थ असद हफीज को भी न सिर्फ जमानत मिल गई बल्कि दोबारा डायरेक्टर जनरल हेल्थ के ओहदे पर तैनात कर दिया गया और आजकल भी वो इसी ओहदे पर बराजमान है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मुताबिक साबिक डायरेक्टर जनरल हेल्थ रशीद जुम्मा ने अफगानिस्तान और इराक के कोटे को तब्दील करके लोकल मार्केट में फरोख्त की इजाजत दी और बाद में आने वाले DG हेल्थ असद हफीज ने इस काम को पूरा किया। रशीद जुम्मा इस केस में वादा माफ गवाह बने और सब कबूल किया, जबकि डनास फार्मा जो कि अंसर फारूक चौधरी की मलकियत है कि साबिक डायरेक्टर रिजवान अहमद खान ने भी इस बात का इतराफ किया कि डनास फार्मा ने बर्लेक्स फार्मा के मालिक इफ्तिखार के साथ मिलकर 2010 में एफेड्रीन कोटा हासिल करने और ईटो नामी गोलियां बनाकर फरोख्त और एक्सपोर्ट करने का मंसूबा बनाया था। मगर अब ये सब जमानत पर है, बल्कि असद हफीज साहब दोबारा डायरेक्टर जनरल हेल्थ के ओहदे पर तैनात भी हैं। इन 10 FIRs में से जो सबसे पहली FIR दर्ज की गई, जहां से ये केस शुरू हुआ, वो 2011 में दर्ज की गई थी और वो थी डनास और बर्लेक्स फार्मा के खिलाफ, और ये कोटा भी कुल मिलाकर 9000 किलोग्राम के ऊपर बनता है। मगर हैरानकुन तौर पर इन कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकी और केस अभी भी चल रहा है। डनास फार्मा के मालिक अंसर फारूक चौधरी को तो एक हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर तक बना दिया गया है। ये कमेटी वजारत सेहत की जानिब से हेपेटाइटिस के कंट्रोल के लिए बनाई गई। इस कमेटी में एफेड्रीन केस के मुल्जिम अंसर फारूक चौधरी के अलावा DG हेल्थ असद हफीज भी शामिल हैं, जो कि एफेड्रीन केस में नामजद मुल्जिम भी हैं और जेल भी रहकर आया है। यानी हुकूमत पाकिस्तान के 150 मिलियन के इस प्रोग्राम के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसमें एफेड्रीन केस के 2 अहम मुल्जिमान शामिल हैं। 10 अक्टूबर 2011 को दर्ज होने वाली FIR में वाज़ेह तौर पर डनास फार्मा के मालिक के तौर पर अंसर फारूक चौधरी का नाम लिखा हुआ है और कोटा 2500 किलोग्राम लिखा है, जबकि एफेड्रीन का कोटा 500 किलोग्राम मुकर्रर है और इससे ज्यादा हासिल नहीं किया जा सकता। इसी FIR में दर्ज है कि बर्लास और डनास फार्मा ने कोटा बैरून मुल्क फरोख्त के लिए हासिल किया और नाजायज तौर पर मुकामी अफराद को और नामालूम अफराद को फरोख्त किया। 4 फरवरी 2011 को कौमी असेंबली के इजलास के दौरान तवज्जो दिलाओ नोटिस के जरिए यह बात फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी लाई गई और उस वक्त के वजीर सेहत ने यकीन दिलवाया कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, मगर आज तक सिर्फ हनीफ अब्बासी को जेल भेजा गया। बल्कि हनीफ अब्बासी को जेल भेजने के बाद एंटी नारकोटिक फोर्स ने एक और चलान ग्लोबल और जिनोम फार्मा के खिलाफ जमा करवाते हुए कहा कि इन लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिले। असद हफीज दोबारा DG हेल्थ हैं और अंसर फारूक चौधरी स्टीयरिंग कमेटी का हिस्सा। तो सवाल यह है कि हजारों किलोग्राम एफेड्रीन केस का क्या बना। जी नाज़रीन, सजा सिर्फ हनीफ अब्बासी को, जिनका कोटा 500 किलोग्राम और ये जो 2500 किलोग्राम और टोटल हजारों किलोग्राम, बाकी इन मुकदमात का क्या बना, और इस हवाले से हमने असद हफीज साहब से कोशिश की हमारी टीम ने कि मौक़िफ़ लिया जाए। उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि कोई रिप्लाई किया जाए। दूसरी तरफ अंसर फारूक चौधरी साहब को 13 मई 2019 को हमारी टीम ने फ़ोन किया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा जी मैं तो बरी हो गया हूँ और मैं आपको मतलूबा दस्तावेज़ात मुहैया कर दूँगा। 14 मई को दोबारा फॉलोअप किया गया, जिसके जवाब में अंसर फारूक चौधरी साहब ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा। 23 मई को दोबारा फॉलोअप किया गया और दस्तावेज़ात मुहैया करने की दरख्वास्त की गई कि जी जो आप बरी हुए हैं वो दस्तावेज़ात मुहैया कर दें। तो उन्होंने कहा कि जी मैं मुल्क में मौजूद नहीं हूँ और इतवार को वापस आकर 2 दिन में दस्तावेज़ात मुहैया कर दूँगा।
28 मई को दोबारा फॉलोअप हुआ, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। और फिर जो अदालती दस्तावेजात हमने हासिल किए उसमें पता लगा कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। मोहम्मद मालिक साहब, इंसाफ तो फिर इसी तरह चलेगा कि सिर्फ अपोजिशन जो बात कर रही है कि उनके बंदे जो है उनको रगड़ा लगाए जाओ, और बाकी अंसर फारूक चौधरी अपनी जगह मौजूद है, स्टीयरिंग कमेटी का हिस्सा बन गए। असद हफीज साहब जो पहली FIR में नाम था वापस DG हेल्थ है, और जो पॉलिटिकल लोग आते हैं वो फंसते जाएंगे। नहीं, देखें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो इस गवर्नमेंट का तुरा इम्तियाज है। आप यूटर्न के अलावा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी तुरा इम्तियाज, ये दो तुरा इम्तियाज हो गए। आप कॉमर्स के एडवाइजर देख लें, रजाक दाऊद साहब, उनके अपने क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर भी हैं, जो फैसला करता है कि कौन सी मशीनरी बनेगी, कौन सी इंपोर्ट होगी, क्योंकि उनकी खुद अपनी फैब्रिकेटिंग का काम है। वो पानी के जिस डैम को प्रपोज करते हैं और उस पर मीटिंग्स करवाते हैं कंपनीज़ की, चाइना में प्राइम मिनिस्टर की, वो कंपनी उनकी अपनी पार्टनर निकलती है। नदीम बाबर साहब हैं जिनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं एनर्जी सेक्टर में, उनको आपने पहले टास्क फोर्स का चेयरमैन लगाया, फिर उनको अब आपने एडवाइज़र लगा दिया हुआ है जो वो एनर्जी के ऊपर ही हैं। इसी तरह लिस्ट में आप यू स्टार्ट गोइंग डाउन, तो इस गवर्नमेंट में ये कमाल है कि जो लोग वेस्टेड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं वो उसी जगह पे लगते जाते हैं। एक सेनेटर साहब हैं जॉन से स्टैंडिंग कमेटी के अंदर अब आगे में हैं इसी ऑयल की, वो खुद इम्पोर्टर हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी ऑफ द बुक्स डीलिंग्स कर रहे हैं। वी कैन गो डाउन द लिस्ट और मैं आपको गिना सकता हूं। अब राजवाला भी मेरे पास इंडाइटमेंट पड़ी है, उसमें भी कोई 4 पॉलिटिशियंस का नाम है। कि जो गवर्नमेंट बात करती रहती है हर वक्त अकाउंटेबिलिटी, जो गवर्नमेंट कहती है जिस पर क्वेश्चन मार्क हो हम उसको हाथ नहीं लगाते। अभी आपने इन्वेस्टमेंट पे एम्बेसडर एट लार्ज लगाया अपना अली जहांगीर सिद्दीकी साहब को, उनके ऊपर भी नैब के केस चल रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। टैलेंटेड आदमी होगा ना, तो टैलेंट नजर आया होगा पीटीआई को। ये जो आपने नाम लिया है अंसर फारूक, ये तो बहुत स्मॉल फ्राई है, छोटी सी, ये तो एक स्मॉल फ्राई। इसमें 500 किलोग्राम जिसका कोटा था उसको सजा हो गई, या 250 किलोग्राम अपनी फार्मास्यूटिकल का। आप हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं आईपीपीज के और दूसरों के जो आपने गवर्नमेंट ने देने हैं, और जिसके ऊपर मेरा सवाल ये है कि 10 FIR हुई, सिर्फ एक को सजा हुई, बाकी सारों को क्यों नहीं हुई? मैं तो इस रिलेटिव टर्म्स से बात कर रहा हूँ अर्शद। जो सेक्टर सिर्फ एनर्जी का आप ले लें जिसमें आईपीपीज और ऑयल का काम है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तुर्रा इम्तियाज है डॉक्टर साहिबा। एक तो तुर्रा इम्तियाज यूटर्न था, एक मालिक साहब कह रहे हैं तुर्रा इम्तियाज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और काफी लंबी फहरिस्त है। अगर आप चाहेंगी तो वो दस्तावेजात के साथ प्रूफ भी हो सकता है। लेकिन क्या आप समझती हैं, मैं एक जनरल सवाल आपसे कर रहा हूँ कि 10 FIR इस केस में हुई, एक को सजा हुई, और इतने सालों में बाकी सारे आपकी हुकूमत में कोई स्टीयरिंग कमेटी में बैठा है, कोई हेल्थ मिनिस्ट्री में बैठा है। देखिए, मालिक साहब का एक अपना नुक्ता नज़र है और उसमें मैं एग्री करती हूँ कि काफ़ी जो चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट की उनको देखने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब और मौजूदा हुकूमत से अवाम की तवक्कुआत ऐसी हैं कि हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। कोई और गवर्नमेंट हो तो उसमें शायद ये तमाम चीज़ें नज़रअंदाज हों, लेकिन चूँकि हम इस सिस्टम को ठीक करने आए हैं, हम स्टेटस को बदलने आए हैं, हम रिफॉर्म्स एजेंडा लेके आए हैं, तो हमारे पास वो गलतियां करने की गुंजाइश के चांस बहुत कम है। ये चीज़ें जो आपने पॉइंट आउट की हैं यकीनन इसको बारीकबीनी से देखने की ज़रूरत है। और इमरान खान साहब खसूसी जो आपने रजाक दाऊद साहब के हवाले से बात की, जब ये इशू चला तो उन्होंने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स शेयर किए, मुझे भी भेजे कि भई आप मीडिया के साथ शेयर करें कि मेरा अब इन कंपनियों से कोई लेना देना नहीं, मैं रिज़ाइन कर चुका हूँ और मैं बिल्कुल कहीं पे भी ना मेरे कोई शेयर है और ना मेरा कोई इंटरेस्ट है। हाँ, अगर फैमिली में वो बिज़नेस है तो नस्ल दर नस्ल एक बिज़नेस शख्स कर रहा है तो वो उसका कोई फ़र्द अगर किसी हुकूमत का हिस्सा बनता है तो फिर वो ज़रूरी नहीं होता कि वो सारा ख़ानदान उस बिज़नेस से अपने आप को डिसोसिएट कर ले। वो एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है, लेकिन हाई मॉरल ग्राउंड में यकीनन ये एक्सपेक्टेशन हमारी हाई मॉरल ग्राउंड की। और इसमें दूसरी बात जो आपने अर्शद की कि अंसर फारूक साहब की या उनके साथ जुड़े बाकी जो लोग हैं, देखिए पैरिटी जो है, इंसाफ का यकसा होना, यकसा रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना और उस कानून का यकसा इतलाक ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो सबसे पहला प्राइम और सुप्रीम एजेंडा है वही है।
अगर कहीं पे बैकग्राउंड में कोई बेनिफिशरी इस सिस्टम को मिसयूज करके एब्यूज करके अपने लिए टिल्ट कर लेता है और वो हाईलाइट हो जाता है, तो उसके लिए किसी जगह पे भी कोई स्पेस बिल्कुल नहीं। आपने बहुत अच्छी तर्जुमानी की है इस पे पीटीआई के मौके पे, और यही असूली मौके पे प्राइम मिनिस्टर साहब का। डॉक्टर साहब को एक अपडेट कर दूं, इन्होंने उनका केस की डिटेल में बात की एडवाइज़र ऑन कॉमर्स की, रज़ाक दाऊद साहब की, तो मैं डॉक्टर साहब को ज़रा ये बता दूं, ये चेक भी कर लें। उन्होंने जब ये कहा, पहले तो जब एक प्रोजेक्ट हो गया तो बड़ा कन्वीनियंट है कि उसके बाद आप कहेंगे अब मेरा इस कंपनी से ताल्लुक़ नहीं, ये मैंने अपने बेटे मेरे चला रहे हैं। लेकिन उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है अर्शद, हम इसको पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं। उन्होंने अपने कुछ शेयर्स ऑफलोड कर दिए डेस्कॉन इंजीनियरिंग में, लेकिन डेस्कॉन इंजीनियरिंग, आपको पता है डेस्कॉन इंजीनियरिंग की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग एक कंपनी होल्ड करती है, उसका नाम है डेल प्रोडक्ट्स। उस कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन है? वन गैस रज़ाक दाऊद साहब। तो डेस्कॉन से उन्होंने हटे, उसके शेयर उस दूसरी बड़ी कंपनी ने ले लिए, उस कंपनी को वो ओन करते हैं। तो ये नाक जो ऐसे पकड़ा हुआ था वो ऐसे पकड़ लिया। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसमें इशू ये है कि आप एक स्पेसिफिक क्या ये बता दें कि वो अभी हुकूमत में आने से आते ही उन्होंने वो कंपनियां बना ली, शेयर चले मैं इस पे भी इस पे अब एक सेपरेट छोटा सा जवाब दे दूं, एक कंसिस्टेंट मैं राणा सनाउल्लाह साहब का भी मिले एक मेरे और आपसे डॉक्टर साहब बहुत पहले से उनकी एक बिजनेस एम्पायर है, बिल्कुल है, वो बिजनेस एम्पायर चल रही है और उसको आगे चलना है। राणा सनाउल्लाह साहब के पास भी जा रहे हैं। राणा साहब से मेरी माजरत, राणा साहब 30 सेकंड लवांगा। राणा साहब आप वाला काम मालिक साहब कर रहे हैं, वैसे भी ये टाइम उनको दे। मैं सिर्फ एक वाजे कर दूं, इन्होंने कहा कि बिल्कुल उनका बिल्कुल काम पहले करते हैं, उस पर भी बड़े सवाल उठते हैं। चाइना जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, चाइना में 5 कंपनीज कॉल ऑन करती हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, जिनको प्राइम मिनिस्टर से मिलवाया जाता है। और एक कंपनी कौन सी है? वही चाइनीज कंपनी जो इनकी पार्टनर है। प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताया जाता। पीछे क्या मैसेज जाता है कि उस कंपनी ने जनाब आके उसके कर दिया। इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब एलएनजी केस में मैं शायद सरकार और उसी डैम के प्रोजेक्ट में मालिक साहब मैं इस पे आपको बताऊं, अब नैब में लाहौर हाई कोर्ट ने उसी डैम प्रोजेक्ट की एक सर्टेन चीज को इन्वेस्टिगेशन के लिए नैब के पास भेज दिया। वेरी इंटरेस्टिंग। इतना क्लीन चल रहा होता तो ऐड करता हूं। राणा सनाउल्लाह साहब, एफिड्रीन केस में 10 एफआईआर हुई, सिर्फ एक के खिलाफ एक्शन हुआ और बाकी 9 लोग अभी तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। कुछ को बरी भी किया जा रहा है और कुछ अपनी जगह पे मौजूद भी है, कुछ हुकूमती स्टीयरिंग कमेटीज का हिस्सा भी बन गए हैं और उनके कोटे यकीनन इससे ज्यादा थे, हजारों किलोग्राम एफिड्रीन। आपको लगता है कि ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे? देखिए, ये मंतकी अंजाम तक क्या पहुंचेंगे, ये जो आपने ये सारी फुटेज दिखाई है, वो सारे मुजरम जिनके आपने नाम लिए हैं, वो सारे मुजरम तो इनके आगे पीछे फिर रहे हैं। मुलजिम इमरान खान साहब के साथ खड़ा है, कोई जो है वो खड़ा है शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, कोई खड़ा है गवर्नर पंजाब के साथ। मामला ये है कि ये जिस किस्म की यानी फासिस्ट जो है ये हुकूमत जो इसका तर्ज अमल है, ये मासवाए जो एहतसाब और इंतकाम जो है वो अपोजिशन के ख़िलाफ़, आज का आप मामला देखें कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो है वो बतौर कमीशन जो है वो इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी के नतीजे में लॉ एंड जस्टिस की जो मिनिस्ट्री है उसको ज़िम्मेदार ठहराया गया और 113 अरब रुपए का जो है उन्होंने नुकसान पहुंचाया कौमी ख़जाने को, और आज बाबर अवान साहब जो है वो बरी हो गए। तो अदालती फैसले से बरी हुए ना? ये एहतसाब हो रहा है, यानी इस तरह से एहतसाब होगा और इस एहतसाब को कहा जा रहा है कि ये मेरिट है, इस एहतसाब को कहा जा रहा है। अदालत का हुकूमत से क्या ताल्लुक है? राणा सनाउल्लाह साहब, अदालती फैसले में ये चीज आई है, अदालती प्रोसेस। बात ये है कि अदालत का लफ्ज जो है ये बड़ा मोहतरम है, मैं क्या इसमें और अदालती फैसलों का बड़ा एहतराम है, लेकिन अदालत का हर फैसला जो है वो इंसाफ पे मबनी नहीं होता। ये उन फैसलों में से एक फ़ैसला है और पहले जो है इन्होंने एप्लीकेशन दी 265 के की, वो खारिज हो गई। उसके बाद फिर दोबारा जो है वो चीज़ों को मैनेज करके जो है वो फिर दोबारा जो है वो एप्लीकेशन दी गई। तो मामला ये है कि अब तो यानी एहतसाब जो है इनका ये बिल्कुल नंगा हो गया। आज तो कोई बात इनके पास रही नहीं है
कि जिसको लोग जो है वो बिलीव कर सकें ये कोई ये एहतसाब हो रहा है और या ये कोई आपका पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब, आप क्विकली कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी मैं बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये है कि आज एक तरफ अदालत ने शर्जील मेमन को बरी किया, तो जमानत दी है, उस पर भी क्या वो बरी नहीं किया, जमानत दी है, वो भी 1 साल बाद। एक तो ये तय कर लें, अभी इसी केस में आपने जिक्र किया हनीफ अब्बासी साहब का, क्या वो भी मैनिपुलेशन और गलत फैसला है अदालत का या सही फैसला, इसका भी तयन कर लें। ऐसे नहीं होता। इशू ये है कि जो अपोजिशन को रिलीफ मिला, एक सीरीज ऑफ केसेस हैं, उन सीरीज ऑफ केसेस में जहाँ पे अपोजिशन अपने अदालतें चलती हैं सबूतों पे, हकाइक पे, ख्वाहिशात पे मबनी नहीं। ये तो लॉ मिनिस्टर रहे हैं, इनको पता है कि आपकी मॉडल टाउन के अंदर भी अदालतों ने कानून और आइन के मुताबिक वो बैठी हुई JIT और उन जजेस ने कुछ चीज़ें तय की हुई हैं, और वो चीज़ें जो हमारी मकसद और मनपसंद की होती हैं हम कहते हैं कि वो ठीक है। जहाँ अदालतें आज़ादाना और उस कानून की हुक्मरानी को यकीनी बना के फैसले करती हैं, वहाँ वो कहते हैं कि हम ये हुकूमत ने अपनी मर्जी से करवाया। ये अदालतों पे अदम एतमाद है, अदालती फैसलों पे अदम एतमाद है। मैं कहती हूँ कि ये अभी ताज़ा बयानियाँ हैं, अदालत को इज्जत दें और जजेस की तौकीर को बहाल रखें, और PMLN ने लीड की है वो कैंपेन, जलसों में खड़े हो कि इनकी लीडरशिप ने उन अदालतों को बाख्तियार बनाने के लिए और जजेस की तौकीर के लिए फ्रंट फुट पे हरावत तो आपकी जमात भी करती रही है, अभी नून लीग भी कर रही है, जो कि होना भी चाहिए। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मुराद सईद साहब ने बड़े सीरियस किस्म के इश्यूज पार्लियामेंट में उठाए। ना सिर्फ ये, अबराज के CEO का एक केस चल रहा है और जो इंडाइटमेंट चार्जेस फाइल हुए हैं न्यूयॉर्क की एक अदालत में, उसमें 4 पाकिस्तानी सियासतदानों का जिक्र है, कुछ $20 मिलियन का जिक्र है, किसी को खाने खिलाने का जिक्र है, एक ब्राइब देने का जिक्र है। ये 4 पाकिस्तानी सियासतदान कौन है और क्या इंटरनेशनली 4 बड़े सियासतदान पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट का सबब बनेंगे मुस्तकबिल में? एक वक्फे। वेलकम बैक नाज़रीन। मुराद सईद साहब ने पार्लियामान में नेशनल असेंबली में कल काफ़ी सारे सवालात उठाए, कुछ दस्तावेजात भी दिए, कुछ हेलीकॉप्टर्स का जिक्र किया। क्या जिक्र किया, आइए सुनते हैं। शहबाज शरीफ जो इंतहाई सादगी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो बड़ा डर था उनके अंदर गरीबों का, उन्होंने क्या कहा कि यार हेलीकॉप्टर की जरूरत है, मुझे ये हेलीकॉप्टर ठीक नहीं, कुछ अच्छा से हेलीकॉप्टर लेते हैं। उसके लिए M1711E हेलीकॉप्टर लिया जाता है 130 करोड़ पाकिस्तानी कौम के खजाने से। 27 जून 2008 जब से हुकूमत बनी 10 साल पहले, उस वक्त नोटिफिकेशन निकला 41S DHA CM रेजिडेंट डिक्लेयर कर दो, 180H मॉडल टाउन CM रेजिडेंट डिक्लेयर कर दो, जाती उम्रा ये भी CM का रिहाइश का। और एक और नोटिफिकेशन निकलता है, मुझे इस घर की समझ नहीं कि इस घर में कौन रहता है, हाउस नंबर 8/7 ब्लॉक A स्ट्रीट 31 DHA। ये एक और घर सामने आया कि इसका खर्चा, इसके मुलाजिमीन, इसकी सिक्योरिटी, इसकी फेंसिंग, इसके खाने, इसके एंटरटेनमेंट, ये पाकिस्तानी कौम के खजाने से दे दो। सिर्फ इनके जो VVIP फ्लाइट एक दफा लेते थे, 34 मिलियन पाकिस्तानी खजाने से शहबाज शरीफ ने खर्च किया। लेकिन यहाँ पे इक्तिफा नहीं किया, हेलीकॉप्टर भी लिया, VVIP फ्लाइट्स भी ले रहे हैं, लेकिन 34 करोड़ का जो यहाँ पे वफाक का वज़ीर आज़म का जहाज था उसको भी इस्तेमाल किया। 5 करोड़ इनके बच्चों ने, कि इनके बच्चों ने भी तो रायवन जाना है, रायवन से वापस इस्लामाबाद आना है, किस तरह अपने खर्चे पे जाएंगे? क्योंकि उनके पास, उनके तो लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। तो वो भी इन्होंने पाकिस्तानी कौम के खजाने से जारी किया। राना सनाउल्लाह साहब, हुकूमत कहती है कि जितने खर्चे हुए ये अब रिकवर करेंगे। क्या नून लीग ये वाकई नून लीग की क़यादत ये पैसे वापस करेगी या कि इसको रेजिस्ट करेगी कि नहीं जनाबी नोटिफिकेशन के तहत कानूनी काम थे? अरशद शरीफ साहब, बात ये है कि इन लोगों को झूठ बोलने और फ्रॉड करने के अलावा कोई काम नहीं है। इन्होंने इलेक्शन से पहले भी जो है वो बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से झूठ बोला और कौम के साथ फ्रॉड किया। कभी इन्होंने कहा कि जी 3000 अरब रुपया जो है वो मनी लॉन्डर कर दिया है मियां नवाज शरीफ ने।
कभी इसी ने कहा कि जी 200 अरब रुपया जो है वो बाहर पड़ा है, इमरान खान आएगी, वो आते ही फ़ाइल मंगवाएगी, 200 अरब डॉलर वापस लाएगी, 100 अरब आवाम के ऊपर ख़र्च करेगी, 100 अरब का कर्ज़ा वापस करेगी। यानी ये इस किस्म के ड्रामे करने के जो है ये मास्टर है। लेकिन अब ये एक्सपोज हो रहे हैं। अगर इनके पास कोई इस किस्म के सबूत हैं, ये जो दस्तावेज़ात लिए फिरते हैं, कल कोई ये किसी बुक का हवाला दे रहा था, हालांकि इनके ख़िलाफ़ वो जो एक ही बुक छपी है, उस बुक का अगर एक सफ़ा आप पढ़ देना तो ये साहब जो तकरीर कर रहे थे ना, मेरा ख्याल है कि ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे इनके मतलब जो रेहाम खान ने जो है वो लिखा है। मामला ये है कि अगर 3000 अरब मनी लॉन्डर किया था मियाँ नवाज शरीफ ने, वो आज तक तुम उसके ख़िलाफ़ ना कोई इंक्वायरी ला सके हो, ना कोई केस ला सके हो, झूठ बोले जा रहे हो, बात किए जा रहे हो। इसी तरह से अब ये जो ड्रामा कर रहा है, आपके इल्म में है कि पंजाब गवर्नमेंट का जो हेलीकॉप्टर था वो जो है वो रशिया जो जब वो जा रहा था रिपेयर के लिए, तो वो अफ़गानिस्तान के इलाके में जो है वो नीचे से उसे हिट किया गया और वो गिर के तबाह हो गया था। उसके बाद उसकी इंश्योरेंस मिली और उस इंश्योरेंस के पैसों में कुछ पैसे और डाल के जो उस वक्त सस्ता तरीन और मौजूद तरीन हेलीकॉप्टर जो है वो मिल सकता था, वो लिया गया। अब अगर वो हेलीकॉप्टर जो है वो पंजाब हुकूमत की ज़रूरत नहीं है, उसे बेच देंगे। अब ये जो है अपना बुज़दार साहब, ये उसमें सारे अपने बच्चे भरते हैं और कभी ये पाकपतन जा रहे होते हैं, कभी किसी और जगह जा रहे होते हैं। तो ये फिर कल को जो है वो इनके खिलाफ भी जो है ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर ठीक है। आपका मौक़िफ़ इस पे आ गया, मैं जरा हुकूमती मौक़िफ़ भी इस पे तो ये सारी इनकी ज़बानी जमा खर्च है। ओके, ये सिर्फ अपनी ज़बानी जमा खर्च है, वो हेलीकॉप्टर अब भी इस्तेमाल हो रहा है। मैं जरा हुकूमती मौक़िफ़ इस पे ले लूँ। अगर कोई ऐसी चीज़ है ये वाकई हुकूमत सीरियस है कि ये पैसे रिकवर कर दे, कुछ उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बैरून मुल्क खर्चों का जिक्र किया जो इलाज पे हुए, ये सारे पैसे रिकवर कर सकती है हुकूमत, और कैसे रिकवर करेगी? पहली बात तो अरशद साहब, आपने गुफ्तगू का अंदाज देखा कि किस अंदाज से तज़हीक अमेज़ अंदाज में वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कम्युनिकेट कर रहे थे। ये उनके अंदर जो एक नफ़रत, हसद और बुग़्ज़ इमरान खान साहब की ज़ात के साथ जुड़ा हुआ है, ये उसकी अक्कासी की है राना साहब ने गा गी के सीगे जोड़ के। और ये साबित किया इन्होंने कि इनके अंदर जो है वो किसी मुखालिफ को इज़्ज़त देना, एहतराम देना ना इनके बुनियादी किसी जमात के अंदर किसी ने सिखाया है और ना इन्होंने सीखा है। और रही बात जिस अंदाज से साहब, मैं आपकी टर्न पे आता हूं, बात मुकम्मल होने दें। अभी जिस अंदाज से इन्होंने गुफ्तगू की अपने अंदर की बात और करें, जिस अंदाज से इन्होंने देखिए, उस वक्त कोई शख्स किसी की जातियात पे आता है जब उसके पास दलीलें ख़त्म हो जाए और कहने को कुछ ना बचे। देखना ये है कि मुराद सईद क्या पॉइंट आउट कर रहा है। वो ये पॉइंट आउट कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर जो है और उसके त्यारे जो हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए और किस तरह चीफ मिनिस्टर, बेशक उनका भाई है, लेकिन उसको किसने हक दिया कि वो एक्सचेकर का टैक्स का पैसा जो है वो अपनी आनियों जानियों पे लगाए, और किसने इनको लाइसेंस दे दिया कि वो टैक्स के पैसे से 4-4 कैंप ऑफिस बनाए। किसने इनको कहा कि 32 करोड़ रुपया आप एक शख्स के दिल का इलाज कराने के लिए, जिसका दिल आज भी ये कहते हैं दुरुस्त नहीं है, प्रॉब्लम में है, माना हो सकता है वो एक बीमार शख्स है, हर शख्स 60 साल के बाद हार्ट का मरीज हो सकता है, लेकिन इस कौम का 32 करोड़ रुपया आपने उस इलाज पे लगाया जिसके लिए 777 बोइंग लेके आप फिरते रहे। तो हकायक का सामना करना की रिकवरी, यही असल चैलेंज ये है। इसीलिए याओ बेकार हुकूमत को जाना चाहिए, नए इलेक्शन होने चाहिए, हम इस हुकूमत को घर भेजेंगे। ये उस इंक्वायरी कमीशन बनने के बाद एक नया बयानिया आपके सामने आया। बिल्कुल मालिक साहब ने सही कहा कि अगर इलेक्शन के हवाले से उसके मिस कंडक्ट पे इनको कोई एतराज़ होता, ये 10 साल इस तरह से पार्लियामेंट के अंदर मिसाके मईशत की दावतें और इस तरह के जो गुफ्तगू ना करते, आज जब इंक्वायरी कमीशन बना तो एकदम से APC बुलानी याद आई
आज जो है एकदम से इनको एहसास हो गया कि अब तो हिसाब किताब की बारी आ रही है, बजाय इसके कि हमें कोई कटहरे में ला के खड़ा करे और हमसे 24,000 अरब का हिसाब मांगे। तो हम वो नहीं कि जब कोई हार रहा होता था बचपन में तो गेम खराब कर दो, उल्ट पुल्ट कर दो, हम कहें कि जी हम नहीं खेलेंगे, कोई और भी नहीं खेलेगा। ये वो माइंडसेट है जिसकी अक्कासी हो रही मालिक है। साहब, ये गेम खराब करने की कोशिशें हो रही हैं कि जी हम नहीं खेलेंगे तो कोई और नहीं खेलेगा, वाकई ऐसा हो रहा है? और क्या ये रिकवरीज पॉसिबल आपको लग रही है? होंगी, और इमरान खान की कमिटमेंट है इस कौम के साथ कि वो रिकवरीज भी होंगी, बेनकाब वो कर चुके हैं इनको, अब वो रिकवरीज का प्रोसेस शुरू होगा और जो वो प्रोसेस करीब आएगा इस किस्म की राइट। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। फ्रैंकली गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों अपने अपने बयानिए के कैदी हैं। इनकी मजबूरी उन्होंने डिफेंड करना है, उनकी मजबूरी उन्होंने अटैक करना है। अभी डॉक्टर साहब ने कमीशन की बात की, बिल्कुल सही बात है, कमीशन में होना चाहिए। तो कमीशन में 8,000 अरब जिस बंदे ने खर्चा कर्जे लिए और सबसे स्पीड से लिए, वो तो इनके फाइनेंस एडवाइजर हैं। तो मेरा ख्याल है 8,000 का हिसाब तो ये अगले 48 घंटे में हो सकता है। तो अगर 8,000 का हिसाब ये बिल्कुल होना चाहिए उस कमीशन में, सिर्फ हुकूमत नहीं तो जाना, आप भी एप्लीकेशन लेके आ जाइएगा और हुकूमत उसका जवाब देगी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपने कमीशन फॉल आपने कमीशन फॉल करना है, हमने सबसे पहले फीस से पूछना या कौम के इनके लिए हुए कर्जों का सूद अदा करने के लिए लिए 1/3 तो वही सॉल्व हो जाएगा ना। 8,024 में से निकल गया तो 1/3 तो हो जाएगा। आप दे रहे हैं ना 8,000 साबित करें। पीपल्स पार्टी ने लिया था ना, पीपल्स पार्टी के दौर में तो 3.5 साल कौन था फाइनेंस मिनिस्टर उनका? ये हफीज शेख साहब थे। मैं तो कोई गलत बात नहीं कर रहा, सिंपल मैथमेटिक्स है, फैक्ट है। 8,000 अरब उसमें से पीपल्स पार्टी की बात हो रही है ना, हफीज शेख साहब थे। हफीज शेख साहब को कहने वाला कौन था? प्राइम मिनिस्टर कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है? मसला यही है, मसला यही है। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, नॉट हफीज शेख। तो फिर तो नवाज शरीफ के दौर के भी आप किसी और से ना पूछे, सबको बरी दे दें, सबको खुली छुट्टी दे दें और सबको ग्रीन चिट दे दें। जब कमीशन बनेगा मालिक साहब तो उसमें ये बातें तय होंगी। डॉक्टर साहब उसके टीओआरस में तय होंगी, हर एक की डिफरेंट लेवल और हर एक को हक है कि वो जाए कमीशन जो में। आप बात करिए डॉक्टर साहब, ले जाए नवाज शरीफ साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और इमरान खान, बाकी सबको ये 4 लोग सिर्फ कमीशन में, राजा परवेज, इसके अलावा तो कमीशन में कोई नहीं आएगा। मेरी बात कोई ना आए ना। फिर आपने 10 साल के कमीशन की बात कर रहे हैं ना, अगर पिछले आपके 60 साल में वो 6,000 कर्जा था और 10 साल में वो 24,000 बढ़ के 30,000 पे जाता है, तो आपका 10 साल का जो कंसर्न है आपको वो एड्रेस करना चाहिए। अगर कमीशन में आप कहते हैं, आप जैसे इंटेलेक्चुअल बैठ के ये तय करते हैं कि नहीं हमने पीछे भी जाना है, पीछे भी चले जाए, 60 साल को भी कंगाल ले, लेकिन 10 साल को तो कंगाल लेना। कि ये झूठ बोलते चले जा रहे हैं और इनको कोई यानी इस बारे में जो है ख्याल नहीं है। यानी कर्जा था 2008 तक 6,000 और जिस दिन हमने हुकूमत छोड़ी है उस दिन था 24.9 समथिंग। ये 24,000 को जो है ये 30,000 बोल रहे हैं और मुसलसल ये झूठ बोल रहे हैं। से शुरू कर रहे हैं जब हमने गवर्नमेंट बजट डॉक्यूमेंट जो इन्होंने असेंबली में दिया है, हमारा टारगेट तो जो बजट डॉक्यूमेंट असेंबली में दिया है उसमें जो है वो 24,000 है, उसमें 24,000 है, 30,000 का फिक्र कहां से आया? सही है, ये सवाल है जो कि पार्लियामेंट भी इस पे डिबेट हो रही है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात वज़ीर आज़म से मंसूब करके चलाएगी। वो क्या बात है, क्या वाकई एनआरओ की कोई कोशिश की गई, किस मुल्क से वो कोशिश की गई और अबराज ग्रुप का क्या मामला है, कौन से 4 सियासतदान हैं जो इस इंडाइटमेंट में पॉसिबली आ सकते हैं। एक वक्फे के वेलकम बैक नाज़रीन। न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आरिफ नकवी साहब जो अबराज ग्रुप के करता धरता है, उनके हवाले से जो इंडाइटमेंट चार्जेस फाइल हुए उसमें 4 पाकिस्तानी सियासतदानों का जिक्र आ रहा है, पॉलिटिशियन 1, 2, 3। और पॉलिटिशियन 1, 2, 3 के हवाले से जो चार्जेस हैं वो ये हैं कि जनाब $20 मिलियन की इनको रिश्वत दी गई और साथ किसी के रिश्तेदार को एम्प्लॉय भी किया गया कंपनी में और काफ़ी तफसील से। और एक चौथे सियासतदान का भी इसमें जिक्र है जिसके के खाने के बिल जमा करवाए गए, ट्रैवल एक्सपेंसेस दिए गए।
अब अबराज ग्रुप जो है के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन एक्सपीडाइट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक के कुछ आउटस्टैंडिंग ड्यूज भी हैं। मोहम्मद मलिक साहब, अगर ये चारों सियासतदानों के नाम अमेरिका की अदालत में खुलते हैं तो क्या ये पोटेंशियल एम्बेरसमेंट है पाकिस्तान के लिए? और के इलेक्ट्रिक को जिस तरह पुश किया जा रहा है, क्या वो पैसे जो अबराज ग्रुप के पास जाएंगे उससे आरिफ नकवी को रिलीज करवाया जाएगा? देखिए, एम्बेरसमेंट तो यकीनन बड़ी है, लेकिन टू बी फेयर टू द पॉलिटिशियंस ऑल्सो, ये जितना भी केस बन रहा है ये अभी अबराज के अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे बन रहा है। अब इंटरनल डॉक्यूमेंट्स किस हद तक लीगली करेक्ट है या नहीं है, मुझे याद है एक मेल हम जब कागज़ पढ़े थे उसमें $20 मिलियन का था। ये $20 मिलियन की आपको याद है स्टोरी छपी थी, बहुत इशू हुआ था, जिसमें कहा था कि जी वो एक मिडिल मैन आया, उसने कहा कि जी मैं बात करूंगा शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से, और हम $20 मिलियन चंदा देंगे, कहाँ देना है नहीं देना, और वो हमारी ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर उसको सब ने डिनाई भी किया, अबराज ने भी, दूसरों ने भी किया कि ये आपस में आप जो मर्जी बातें करते हैं। उस टाइम सेल नहीं हो सकी, अब ये कोर्ट के दस्तावेज़ात हैं जो इंडाइटमेंट चार्जेस हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि जब ये नाम आएंगे, ये ज़ाहिर है मामूली लोगों के नाम नहीं है, और आरिफ नकीब साहब थे, ही ओनली हैड बिग एंड पावरफुल फ्रेंड्स। वो आप और मैं, हमारे से काले विकेट के चारों तरफ खेल, हम हमारे ऐसे काले पीले लोग उनके दोस्त नहीं थे वो। हमारे जैसे डॉक्टर साहब, आपको इल्म है इनके दोस्त कौन कौन से थे? मालिक साहब कह रहे हैं काफी पावरफुल लोग थे, और ये जब 4 सियासतदानों के और काफी पावरफुल पाकिस्तानी सियासतदान है अमरीकी अदालत में नाम खुलेंगे तो कोई एम्बेरसमेंट तो नहीं होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि पावरफुल लोगों का मेरे से लेना देना कोई नहीं, और मैं एक अदना सा कारकुन हूँ, और जो पावरफुल लोगों से हमेशा मेरा वजीर है, मेरी कॉन्फ्लिक्ट ही रहती है। और मैं चाहती हूँ कि ये जो आपने जिन शख्सियात का जिक्र किया है, मैंने नहीं, अदालती कागज है, मैं आपको मेरा ख्याल है कि इसको अभी केस को आगे बढ़ने दें, और इस मुकदमे की जूं जूं ये जिस तरह बहुत पॉजिटिव इनकी तरफ से ये जेस्चर आया, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को भी देखना चाहिए कि ये चारों कौन है सियासतदान। बिल्कुल देखना चाहिए, और मुझे यकीन है कि इसके अंदर जिस तरफ आप लेके जाना चाहते हैं वहाँ पे कोई एज सच ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर कोई हिस्सेदार नहीं होगा। और बाकी जहाँ पे मेरी उम्मीद है कि खाने में और किसी के ट्रैवल एक्सपेंसेस भी ना हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, लेकिन ये जब BCCI था ना, BCCI था, उसमें जो अमेरिकन कोर्ट्स ने और वेस्ट ने जो पैमाना लगाया था वो टोटली डिफरेंट था। उसी तरह के क्राइम्स या गलतियां अमेरिकन बैंक्स ने की थी, उनको हाथ नहीं लगाया था। वो एक मुस्लिम बैंक बहुत बड़ा था। ये अब्राज का भी जो इक्विटी फंड है, मैंने इस पर बहुत प्रोग्राम किए हैं, बहुत क्रिटिकल हूं मैं, लेकिन ये भी एक मुस्लिम इक्विटी फंड था, इसलिए इसको एकदम ये जो भी हम स्पॉटलाइट में आ गया। राना सनाउल्लाह साहब सॉल्ट के साथ देखना है। ये 4 सियासतदानों का जिक्र है, इसमें आरिफ नकवी साहब, के इलेक्ट्रिक, आप समझते हैं ये मामला जो है बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को भी देखना चाहिए इससे पहले कि इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट कोई हो? नहीं, देखने को तो मैं समझता हूँ कि देखने में कोई हर्ज नहीं हो सकता, लेकिन इसमें जिस तरह से मालिक साहब ने बात की है, ये बात एक दफ़ा पहले भी हुई थी, लेकिन वो बात इसी तरह की थी कि जी वो एक आदमी ने कहा कि जी दूसरे आदमी को, और उनकी आपस में ये बात हुई। तो ये इस तरह की बात जो है वो जब तक कोई सब्सटेंशियल एविडेंस के साथ जो है वो कोई बात साबित ना हो और किसी बात को जो है वो पूरी तरह से जो है वो सामने ना लाया जाए, तो उस वक्त तक तो ये कंफ्यूज और आपको ये कंफ्यूज मामला राना सनाउल्लाह साहब, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, मोहम्मद